नेहा की अभी अभी ही शादी हुई थी। नेहा का पति धवल एक किसान था। वो अपने खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाया करता था। सुबह का समय था। नेहा नाश्ता बना रही थी। तभी जमींदार वहां पर आया और उसने आवाज लगाई। धवल, ओ धवल, कहाँ गए तुम लोग? धवल जमींदार की आवाज सुनकर बाहर आया और बोला, हाँ जमींदार साहब, बताइए कैसे आना हुआ? और तुम्हारा दिया हुआ समय खत्म हो चुका है धवल। अब तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। लेकिन जमींदार साहब, मेरी नई नई शादी हुई है, मुझे कुछ तो मोहलत और दीजिए। जितना समय मुझे देना था मैं तुम्हें दे चुका हूँ। मैं आज शाम तक का समय देता हूँ। तुम ये घर खाली करके यहाँ से चले जाओ। ऐसा मत कीजिए जमींदार साहब, मैं अपनी नई नई दुल्हन को लेकर कहाँ जाऊंगा भला? ये मुझे नहीं पता। तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन ये घर खाली कर दो। ऐसा कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। जमींदार और धवल की बातें पीछे खड़ी धवल की माँ और उसकी पत्नी नेहा सुन रहे थे। जमींदार के जाते ही धवल की पत्नी नेहा धवल से बोली, क्या बात है धवल, ये जमींदार साहब तुम्हें घर खाली करने को क्यों कह रहे थे? दरअसल नेहा, खेतों में बुआई के लिए हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और पिछले 2 सालों में हमने जमींदार साहब से कर्ज ले रखा था, जिसकी भुगतान का वक्त खत्म हो गया है। ये घर उसी कर्ज के बदले गिरवी पड़ा है, इसीलिए वो इस घर को खाली करने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? अगर हमने ये घर खाली कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे भला? नेहा बहू, तो चिंता मत कर, हम कोई ना कोई इंतजाम कर ही लेंगे। धवल बेटा, फिलहाल तो ऐसा करते हैं कि हमारे खेतों में जो झोपड़ी बनी हुई है ना, वहीं चलकर रहने लगते हैं। ठीक है माँ। इसके बाद धवल अपनी माँ और अपनी पत्नी को लेकर अपनी खेतों में बनी हुई झोपड़ी में आ गया। नेहा को इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि उसे गांव छोड़कर खेतों के झोपड़े में रहना पड़ रहा है। शाम होती है तो चारों तरफ बहुत अंधेरा हो जाता है और वहां किसी तरह की रोशनी भी नहीं थी। नेहा यह देखकर धवल से कहती है, देख रहे हैं जी, आसपास कितना अंधेरा हो गया है। यहाँ तो मुझे जंगली जानवरों का भी खतरा लग रहा है और रोशनी का तो कोई नाम ही नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हम यहाँ कब तक रहेंगे? मैं समझ सकता हूँ नेहा कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन कुछ समय की बात है। कुछ दिन तो हमें यहाँ काटना ही होगा। जैसे ही कोई इंतजाम हो जाएगा हम यहाँ से चले जाएंगे, और तुम डरो मत, मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना। ठीक है जी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से गांव वापस चलने का इंतजाम कीजिएगा। मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा कहकर नेहा सो जाती है और धवल बहुत परेशान हो रहा था। रात को अचानक से बारिश का मौसम बन गया और झमाझम बारिश होने लगी। धवल की झोपड़ी में भी पानी पूरी तरह से भर गया था। नेहा, धवल की माँ और धवल तीनों पानी को लगातार बाहर फेंक रहे थे। जैसे तैसे बारिश थमी। वो तीनों सारी रात नहीं सो पाए थे। सुबह होते ही धवल अपनी माँ से बोला, माँ, ऐसा करो कि बाहर उस बड़े से नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाओ। शाम तक ये पानी सब सूख जाएगा। उसके बाद हम रात को अपने घर में सो जाएंगे। तब तक मैं भी खेतों में काम कर लेता हूँ। ठीक है बेटा। नेहा ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो रही थी। वो धवल से बोली, ये भी भला कोई जिंदगी है कि हमें पेड़ों के नीचे रहना पड़ रहा है? आपको जल्दी ही कुछ करना चाहिए। मुझे खेतों में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। धवल ने हाँ में सर हिलाया और अपने खेतों में काम करने के लिए चला गया। नेहा और धवल की माँ बड़े से नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी गांव की शांता काकी वहां से जा रही थी। उन्हें देखकर उनके पास आई और बोली, धवल की माँ, ये जमींदार ने तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। तुम लोगों को इस खेत के घर में रहना पड़ रहा है। बेचारी नई बहू का ससुराल भी खेतों में बन गया। हाँ शांता काकी, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। और बताओ शांति काकी, गांव में सब ठीक ठाक तो है ना? नहीं नहीं धवल की माँ, गांव में कुछ भी ठीक नहीं है।
वो जमींदार बड़ा ही चालू है। उसने बहाने बहाने से सभी गांव वालों को कर्ज देकर रखा है। और मैंने तो सुना है कि जमींदार गांव में एक फैक्ट्री डालने की प्लानिंग कर रहा है, इसीलिए वो एक एक करके सभी का घर खाली करवा रहा है। कल वहां सुनीता दीदी के घर भी आया था, घर खाली करवाने के लिए। कह गया है उनका भी तो खेत गिरवी पड़ा था ना जमींदार के पास। उनके पास भी अपने खेतों में जाकर रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। ये तो बहुत ही खराब बात है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। हाँ, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गांव वालों को मिलकर इस बारे में जरूर कुछ करना चाहिए, वरना जमींदार सभी गांव वालों को निकाल कर गांव से फेंक देगा और वहां अपनी फैक्ट्री लगा लेगा। अब मैं तो जा रही हूँ सरपंच के पास, और सरपंच से कहूंगी कि हम सबको मिलकर इस बारे में कुछ करना चाहिए। शांता काकी बात ही कर रही थी कि तभी उनका लड़का विनोद वहां पर आता है और कहता है, माँ, जमींदार ने हमें भी घर खाली करने के लिए कहा है। अब बापू ने उसके पास खेत जो गिरवी रखे थे, अब इन्हीं लोगों की तरह हमें भी अपने खेतों में बने झोपड़ी में रहना होगा। शांता काकी ये सब सुनकर बहुत गुस्सा होती है। वो तुरंत ही सरपंच के पास पहुंचती है और वहां पर सभी गांव वालों को इकट्ठा करने के लिए कहती है। सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तब शांता काकी कहती हैं, गांव वालों, पहले जमींदार ने धवल को गांव से निकाला, अब मेरी बारी है। एक एक करके वो तुम सबको गांव से निकाल देगा। अगर तुम सब चुप रहे तो हमारा सारा गांव खाली हो जाएगा और जमींदार यहाँ पर फैक्ट्री लगा लेगा। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम दूसरे गांव में जाकर घर ले लें। इसीलिए मेरी मानो तो सभी गांव वालों को मिलकर जमींदार से बात करनी चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। हम सभी गांव वालों को मिलकर जमींदार से बात करनी चाहिए। और इस तरह सभी लोग मिलकर जमींदार के पास पहुंचे। शांता काकी बोली, जमींदार साहब, अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। अरे, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम सबके सब इकट्ठा होकर मेरे घर के बाहर आ गए? तुमने धवल के परिवार को गांव से बाहर निकाला और खेतों में रहने के लिए मजबूर किया, और अब शांता काकी को भी तुम गांव के बाहर निकालना चाहते हो। तो क्या हुआ? गांव वालों ने मुझसे उधार पैसे लेकर रखे हैं। जब वो समय पर वापस ही नहीं करेंगे तो मैं तो उन्हें घर से निकालूंगा ही। अब तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने अगर अपनी ये हरकतें बंद नहीं की तो हम सब मिलकर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करेंगे और तुम्हें इस गांव से निकलवा देंगे। तुमने 4 गुना ब्याज पे गांव वालों को पैसे दिए और उन पैसों का कोई हिसाब भी नहीं रखा। तुमने 10 सालों का समय लिया था और 2 सालों में ही तुमने घर खाली करवाना शुरू कर दिया। तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हमने। जरूरत पड़ी तो हम मंत्री जी के पास भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें ये गांव खाली नहीं करवाने देंगे। उन सब की बातें सुनकर जमींदार डर गया और उन लोगों से बोला, अच्छा ठीक है, तुम्हें ये सब कंप्लेन वम्प्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग अपने अपने मुद्दल पैसे इकट्ठा कर लो। मैं तुम्हें आज ही सारे के सारे खेतों के कागज़ वापस कर देता हूँ, बिना किसी ब्याज के। लेकिन आज के आज तुम सब लोगों को गांव के सभी ज़मीन वालों की रकम वापस करनी पड़ेगी, जो कि लगभग 2 लाख है। जमींदार ऐसा कहकर वहां से चला गया। तब तक धवल, नेहा और उसकी माँ भी वहां आ चुके थे। गांव वालों ने ये सारी बातें धवल को बताई। नेहा भी ये सब बातें सुन रही थी। नेहा आगे बढ़कर बोली, 2 लाख ही तो इकट्ठे करने हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप सब साथ दें तो हम ये 2 लाख एक ही दिन में इकट्ठा कर सकते हैं और सभी लोगों की जमीन छुड़ा सकते हैं। भला वो कैसे दीदी? नेहा ने आगे बढ़कर धवल का गमछा लिया और उसे जमीन पर बिछा दिया और अपने गले से सोने का मंगलसूत्र निकालकर उस गमछे में डाल दिया और बोली, सबसे पहले दान मेरा है और जिसके पास जो कुछ भी है दान करने के लिए इसमें दान करो, फिर देखना हमारी समस्या हल होगी। गांव की औरतें एक एक करके आगे आई। कुछ ने उसमें पैसे डाले तो कुछ ने अपने सोने की अंगूठी, तो कुछ ने चांदी की पायल,
देखते ही देखते वहां पर गहने और पैसे इकट्ठा हो गए। उन गहनों को बेचकर जमींदार का सारा कर्जा चुका दिया गया और जमींदार से पूरे गांव के पेपर वापस ले लिए और वो लोग वापस अपने घरों में रहने लगे। इस तरह जमींदार की हार हुई और गांव वाले जीत गए।